Hello and welcome to all of you my dear students। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है? वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। दिस इज द पॉइंट। मैं इसको लिखता हूं, वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। दिस इज द पॉइंट। एक संरक्षी बल है। फर्स्ट ईयर में आपने समझ रखा है संरक्षी बल क्या होते हैं। संरक्षी बल ऐसा बल जिसके कारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वह पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर नहीं करता। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन पथ। पथ पर कार्य नहीं करता, निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। इस पर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हो सकता है कुछ लंबी हो जाए। ओके? और आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बनाकर अब बैठिए। थोड़ा सा पैसेंस रखिए। सभी चीजों को आज मैं तार तार कर दूंगा, बिल्कुल खोल दूंगा और आपको दिखाऊंगा हाउ अ कंजर्वेटिव फोर्स when the work done by the conservative force, it is not depend upon path. It is depend only at the first position and last position. It is not depend upon path. It is depend only at the first and final position, or initial or final position. ओके? देखिए, मैं इसे दो विधियों के द्वारा समझाऊंगा। एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा समाकलन विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाकलन मेथड। Suppose that this is the plus charge and this is the minus charge. ओके? अब यहां पर क्या किया जाता है? एक आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इस पॉइंट तक ऐसे लाया जाता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से, ऐसे, और फिर यहां से ऐसे लाया गया।
ये पॉइंट ए, इसको मैं बी कह देता हूं, यहां पर सी कह देता हूं, और ये तुम्हारा डी है। ऐसे मतलब क्या, माय डियर स्टूडेंट, मतलब ये कि सबसे पहले आवेश को इस पथ की सहायता से ए बी सी, ये वाला ऊपर वाला जो पथ है, इससे होते हुए बिंदु सी तक लाते हैं, इससे होते हुए बिंदु सी तक लाते हैं, और सी से पुनः बिंदु ए तक लाते हैं, डी से होते हुए। और हम यहां पर देखेंगे कि कार्य कितना करना पड़ा, कार्य कितना हुआ। बहुत इंटरेस्टेड है और आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजेदार है। हम करते क्या है, हमारी यहां पर अप्रोच क्या होना चाहिए? बहुत सूक्ष्मता से परीक्षण करना होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम इस प्रॉब्लम को कुछ ऐसा करते हैं, क्या ए से पहले हम बी, ए से सी तक कोई आवेश को हम लाते हैं, कोई आवेश क्यू है उसको ए से सी तक लाते हैं हम पहले, और सी से पुनः ए तक लाते हैं। तो सबसे पहले हम ये पथ अपना रहे हैं, ए बी सी वाला पथ, ए बी सी को फॉलो करते हुए सी तक लाने में किया गया कार्य। कैसे करते हैं? किया गया कार्य होता है W बराबर बल गुणे विस्थापन, W इज इक्वल टू F इंटू डी। आप ऐसे करते हैं। थोड़ा सा यहां पर कैलकुलस अप्रोच का यूज किया जाएगा, हम लोग कैलकुलस अप्रोच को यूज करेंगे। उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, ये जो आपका ये पथ है ए बी सी, इसको हम लोग बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी दूरियों में बांटते हैं। एबीसी पथ को हम लोग बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी दूरियों में बांटते हैं, समझे? नहीं आ रहा सुन में? मैं ये समझाना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो तो तुमको समझ में आ रहा है, वो आप सुन रहे हैं, बट यहां मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। मैं डियर स्टूडेंट ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ये जो दूरी है, ये जो एबीसी जो ये पथ है, इसको ये जो कवर किया जा रहा है क्यू चार्ज के कारण, इसको छोटी छोटी दूरियों में विभक्त कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी, इनफाइनाइट स्मॉल। अब जब इनफाइनाइट स्मॉल होगा इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें किसी भी प्रकार की लंबाई नहीं है, लेकिन लंबाई है, फिर भी लंबाई माना है। और डी और
dr दूरी। मतलब प्रत्येक जो पॉइंट होगा, प्रत्येक जो दूरी होगी, इसमें प्रत्येक जो दूरी होगी, बहुत सूक्ष्म दूरी होगी, वो dr है। वो कितनी है? dr है। प्रत्येक डिस्टेंस, यहां पर तो बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है। यहां पर देखो, थोड़ा सा और लाकर दिखाता हूं मैं। एज लाइक दिस, एज लाइक दिस, ऐसे देखो, एज लाइक दिस। देखिए, देखिए इसको। ओके, बहुत छोटी छोटी दूरियां, बहुत छोटी छोटी दूरियां, dr। तो जब कोई पॉइंट बहुत छोटा होगा तो उस पॉइंट पर मान लो dr विस्थापन इधर की ओर होता है। देयर इज ए dr डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, there is the dr displacement in the direction of electric field, that is the dr। वो dr है। सभी दूरियां dr है, dr 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 dr, छोटी छोटी dr, छोटी छोटी dr dr dr। मैं ये क्या कह रहा हूं 1 घंटे से? dr dr dr। ऐसा मैं क्यों बार बार तुम्हें कहना चाहता हूं? मैं जोर दे रहा हूं, यहां पर जोर दिया जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट, मैं ये समझाना चाहता हूं कि यहां पर जो छोटी सी दूरी है dr, उसकी जो, उसमें जो dr वेक्टर है, जो dr वेक्टर है, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है। वो dr जो वेक्टर है, जो dr वेक्टर है, जो dr वेक्टर है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है। मैं ये समझाना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये हुई और dr ऐसा हुआ, ऐसा। मतलब इन दोनों के बीच एंगल बना, देयर इज ए थीटा। नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आप कर्व देख रहे हैं ना, आप ऐसा कर्व देख रहे हैं, तो जब मैं ये पॉइंट लूंगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो dr वेक्टर हुआ वो तो ऐसा हुआ, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मैंने ऐसे दिखा रखी है, ऐसे दिखा रखी है, इस तरीके से दिखा रखी है। तो आप कहेंगे तीव्रता की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन dr की डायरेक्शन तो ये होगी, तो दोनों के बीच में ये एंगल नहीं बनेगा क्या? एंगल नहीं बनेगा क्या ऐसा? आप यही सोच रहे हैं ना कि आपके माइंड में ये चल रहा है कि ऐसा कैसे हो जाएगा सर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, चूंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा dr है, और एक छोटा बिंदु जो होगा वो इतना छोटा है, इतना स्मॉल है, that dr aligned to the direction of electric field। मैं ये समझाना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इसीलिए 1 घंटे से मैं dr छोटा कर रहा हूं। दिस इज द रीजन। समझ में आया? नहीं आया? आया होगा। अतः ये पहले हम स्मॉल dr के लिए किया गया कार्य देखें। dr डिस्प्लेसमेंट के दौरान किया गया कार्य। हाउ मच? देखिए, जब dr डिस्प्लेसमेंट होगा तो किया गया कार्य कितना होगा?
किया गया आकार भी छोटा होगा। देन व्हाट विल हैपन, एफ डी आर और कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना, 0 0। व्हाई, बिकॉज हमने पहले ही कहा कि डी आर इतनी छोटी दूरी है कि वो एज ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन में ही इसका वेक्टर है। दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में डायरेक्शन है, मतलब बहुत छोटी दूरी लेंगे तो उस वहां पर डी आर की जो डायरेक्शन होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ऐसी ही होगी। ये पथ ऐसा नहीं, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो ये पथ ये टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये एक सीधा है, लगभग सीधा है। जब बहुत स्मॉल डी आर लेंगे तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगा। एक दोनों अलाइन होंगे, मतलब दोनों के बीच एंगल 0 होगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूं एज लाइक दिस। इट मीन्स व्हाट, ये डी आर डिस्प्लेसमेंट में किया गया कार्य हुआ, मतलब डी डब्ल्यू बराबर व्हाट, एफ डी आर। ये अतः अब ए से सी तक ले जाने में कितना किया गया कार्य कितना होगा, ए से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो यहां पर हम ऐसे करेंगे, ए टू सी तक ले जाने में किया गया कार्य हाउ मच, डी डब्ल्यू जो था अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेशन एफ डी आर ऐसा, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कर रहे हैं, ए से सी तक ऐसे, ओके ऐसा होगा। अब हम लोग इसको और आगे यदि बढ़ाएं तो कैसे कर सकते हैं, W बराबर व्हाट, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी और एफ डी आर, इस तरीके से। इसको आप नोट भी कर सकते हैं आप, और आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठे, और जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं वीडियो को पॉज करके आप उसको लिखें, आप भी अभ्यास करें, देन इट विल बी इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव देन देखने से आप भी होमवर्क करें, तब ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, नाउ आगे क्या कर सकते हैं, अब हम ए से सी तक तो आ गए, ए से सी तक आ गए, कितना, इतना। अच्छा, ए से सी तक आ गए, यदि हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, W बराबर व्हाट, W बराबर व्हाट, ए टू सी, और F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है कि नहीं होता, देन इट विल बी Q इंटू ई, और ये Q नॉट था तो यहां पर Q नॉट कर दिया हमने, और डी आर, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। नाउ अब हम वर्क फाइंड आउट करेंगे ए से सी तक लाने में, ए से सी तक लाने में कितना कार्य करना होगा। यदि यहां पर संरक्षी बल होगा, बल यदि यहां पर संरक्षी होगा तो फिर वर्क डन 0 होना चाहिए। यदि वर्क बल संरक्षी है तो किया गया कार्य 0, व्हाई, बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स,
दैट्स द रीजन। इसे हम अभी लास्ट में थर्मोडायनामिक्स की सहायता से भी प्रूव करेंगे, उससे भी करके दिखाएंगे आपको। दैट हाउ द पॉसिबल दिस इज, कैसे संभव है। सो थोड़ा सा पैसेंस बनाकर रखें माय डियर स्टूडेंट। नाउ अब हम लोग करने जा रहे हैं आवेश क्यू नॉट को, आवेश क्यू नॉट को ए से सी तक ले गए, अब सी से ए तक पुनः ला रहे हैं, सी से ए तक पुनः ला रहे हैं। देन किया गया कार्य, फिर हम वही प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जैसे उसमें किए थे, ऊपर किए थे, कि इस दूरी को बहुत छोटी छोटी दूरियों में बांटते हैं हम लोग। As like this, as like this, बहुत छोटी छोटी दूरियों में बांटा, और प्रत्येक दूरी, प्रत्येक डिस्टेंस एक सीधा वेक्टर आता है, एक सीधा वेक्टर। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ इनफाइनाइटेसिमल, दिस इज द इनफाइनाइटेसिमल, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। सो it will aligned to the electric field, that's the reason। अब किया गया कार्य कितना होगा? पिछली बार जब हमने कृत कार्य निकाला था उसमें क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dr दोनों की दिशा एक ही ओर थी, ऐसे थी, मतलब दोनों वेक्टर एक ही उसमें आ रहे थे, दोनों वेक्टर एक ही उसमें आ रहे थे। बट नाउ यहां पर क्या है आपकी बार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन तो यही रहेगी, ये रही ऐसी, एज लाइक दिस, बट यहां पर डी आर वेक्टर की दिशा पलटकर ऐसी हो गई, कुछ ऐसी, एज लाइक दिस, ऐसी इधर की ओर। इट मीन्स व्हाट? It means what? It means now the angle will be changed from 0 to 180. 0 to 180. 0 to 180. थीटा की वैल्यू बदल गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई? Now this is the value from 0 to 80. From 0 to 80 degrees. Now the work done by the F force will be what? dW now against the electric field. The work done is how much? dW is equal to F dr and cos 180. This is the work done now. This is the work done. In initial stage, the work done will be what? In initial stage, the work done was dW is equal to F dr cos 0. But now in final, from a C to A, the work done will be what? dW is equal to F dr cos 180. Why? Because vector E and dr vector are opposite to each other, means there is a 180 degree angle between both them. That's the reason here the work done will be as like this, dW is equal to F dr cos 180. This is the reason.
नाउ dw इज इक्वल टू एफ डी आर, और 180 आप जानते हैं ना, हाउ मच, माइनस का 1. दिस इज द वर्क डन ड्यू टू द डी आर डिस्प्लेसमेंट. Okay, so now work done from the point A or between the point C and A. C से A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? How much the work done to carry the Q naught from C to A will be dw is equal to minus, और यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम सी टू ए एज लाइक दिस, और एफ डी आर एज लाइक दिस. ओके, दिस इज द रिजल्ट. नाउ व्हाट कैन बी रिटन हियर? W is equal to minus C to A and F will be what? F बराबर क्या जानते हैं हम? F बराबर जानते हैं Q naught into E. Why? Because Q naught is the test charge and E is the electric field. So the force worked at the Q naught will be Q naught into E. So here will be the F can be displaced by the Q naught into E dr. This is the work done from C to A. इतना हमें कार्य करना पड़ रहा है C से A तक ले जाने में. C से A तक ले जाने में किया गया. Now the total work done during the path A, B, C, D, A will be what? आवेश Q naught को पाथ ए बी सी डी ए के अकॉर्डिंग ले जाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? हाउ मच? समझे ना कितना होगा? दोनों का एडिशन, मतलब पथ ए से सी तक ले जाने में किया गया कार्य निकालने हैं और पथ सी से ए तक ले जाने में किए जाने वाले कार्य का मान निकालने हैं. और जो कार्य का मान आएगा वही हमारा कार्य होगा ए से सी और सी से ए तक ले जाने में कुल किया गया कार्य. दैट विल बी द वर्क डन. अंडरस्टैंड? इट मीन्स व्हाट? लिख के थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें. लिख कर समझाता हूं. कैसे? टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू सी एंड Q naught E और dr और प्लस और ये माइनस C to A Q naught E और dr as like this. Understand? W is equal to what? Minus प्लस A से C तक ले जाने में किया गया कार्य Q naught और E dr A to C and minus C से A
C to A और Q नॉट E और ये DR। देखिए इधर देखिए, दोनों किए गए कार्य बराबर हैं, दोनों किए गए कार्य बराबर हैं। सो हियर द वर्क डन विल बी 0, वर्क डन विल बी 0। वर्क डन विल बी 0। यहां पर एक तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है। क्या? एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये जनरेट हो सकता है कि सर ये तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से सी है और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम सी से ए है, तो इनकी लिमिट अलग अलग होंगी, तो फिर ये तो कहां ऐसा कहां पॉसिबल है? दोनों के कार्य अलग अलग होंगे। ये आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी मैं अभी जवाब दूंगा, इसी समय जवाब दिया जाएगा। इसमें कुछ भी बाकी हम नहीं रखेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रखा जाएगा। पहले थोड़ा सा देख लो, इसके बाद जो बचा होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो और देखिए, धैर्य बना के रखो, तुम्हें सब चीजें अभी आसानी से समझ में आ जाएंगी, ये हमारा दावा है। देखिए, देखो इधर थोड़ा सा, इधर देखो, इधर देखिए, क्या मान लो आवेश Q नॉट है, उसको A से C तक ले गए और C से A तक लाए, किया गया कार्य कितना मिला? 0। आप कहेंगे कि पथ तो अलग अलग है, एक छोटा है, हो सकता है एक बड़ा है? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये ऐसा ही होगा, 0 ही होगा? मान लो पथ ये और ऐसा होता, तब आप क्या करते हैं? तब तो ये बड़ा हो गया, तो फिर यहां पे कार्य ज्यादा करना पड़ता, यहां पर कार्य अधिक होता है, ऐसा हो जाता। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इस पर कुछ नहीं छोड़ूंगा, इस पर मैं आज कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और आज आपको समझा कर छोड़ूंगा सीधे। देखिए, हम इन दोनों बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य निकालते हैं। क्या होता है? जर्नल फार्मूले से हमने अभी देखा है, VA माइनस VB बराबर W/Q0। हमने इसको अभी देखा है ऐसा। ओके, अब यदि हम इसको लिखें W बराबर, देन व्हाट कैन रिटन इन फॉर्म Q0 इंटू VA माइनस VB, ऐसा लिखेंगे। VA मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एट द पॉइंट A,
VA मीन्स व्हाट? A पॉइंट पर विभव। VB मीन्स व्हाट? B बिंदु पर विभव। और VA माइनस VB का मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट एट व्हिच द टेस्ट चार्ज इज कैरी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. This the work done during the test charge carry from the point A to point B. That's the point. It is the equation for that work. अभी आपने समझा है. Now आगे ये पहला पॉइंट ए से चले और बी का मतलब ये नहीं कि यहां तक आऊंगा मैं, बी का मतलब है यहां पर फाइनल, मतलब इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं इनिशियल और बी को यहां पर लिखता हूं फाइनल ऐसा। V को मैं इनिशियल कहता हूं, इनिशियल IN, और VF को क्या कहता हूं? फाइनल पोजीशन। दिस इज द वर्क डन। इट मीन्स व्हाट? मतलब A से चले और घूम टहल के वहीं पर आ गए A पर, मतलब A जो पॉइंट है ये इनिशियल भी है और ये A फाइनल भी है, दोनों है A पॉइंट। मतलब यहां पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा? A पर आए, A से चले और A पर ही आ गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि जितना पोटेंशियल पहले था उतना ही पोटेंशियल यहां पर रखेंगे। मतलब ये कि यदि यहां पर वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाहें W बराबर Q0 और A पॉइंट पर मान लो विभव भी था और फिर से A पॉइंट पे आ जाते हैं तो वहां पर विभव भी था, तो ये दोनों देखो V माइनस V 0 हो गया तो किया गया कार्य भी 0 आया, 0 आ गया, ऐसा आ गया। ये पहले सिद्ध हो चुका है, ऐसा हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। अभी भी नहीं आया सुनने? नहीं आया? फिर से समझा रहा हूं, लेकिन अब की बार हमारी अप्रोच बदल जाएगी, हमारी अप्रोच अलग है अब की बार हम आपको थर्मोडायनामिक्स में ले जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे हम लोग। आप कहेंगे यहाँ थर्मोडायनामिक्स कैसे ले आए सर? यहाँ थर्मोडायनामिक्स कहां से आ गई? ऊष्मागतिकी कहां? अरे ये तो आवेश है, कहां आवेश? थर्मोडायनामिक्स कहां? माय डियर स्टूडेंट, जहां पर आवेश है वहां पर थर्मोडायनामिक्स भी है। जहां पर आवेश है वहां थर्मोडायनामिक्स भी है, जब फर्स्ट ईयर की क्लास लूंगा और वहां पर जब थर्मोडायनामिक्स को मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको देखना कैसे मजा आता है, कैसे मजा आएगा। समझे? लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा लिख कर समझाता हूं। थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन लिख के समझाता हूं और उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद कहेंगे वाह क्या बात है सर, बिल्कुल अब तो समझ में आ गया, समझ। देखिए हाउ
आपका थर्मोडायनामिक्स का जो प्रथम समीकरण है वो क्या है, प्रथम नियम क्या है? मैं प्रथम समीकरण का मतलब प्रथम नियम, डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू को जानते हैं आप? इसको इस प्रकार से लिखते हैं और आप इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, आप इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी between 2 point, difference of internal energy between the 2 points. What does it mean? Heat provided to the process. And what is this? Work done at the process or by the process. हिंदी में बताता हूं, ये है आपकी इंटरनल एनर्जी का अंतर दो बिंदुओं के मध्य में। दिस dq क्या है? प्रक्रम के दौरान दी गई अथवा प्रक्रम से बाहर निकाली गई ऊष्मा, ऐसा है dq। और dw क्या है? प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य अथवा प्रक्रम पर किया गया कार्य। यही तो कहते हैं आप थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम। यही तो है थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मैं एक प्रोसेस है उसे मैं समझाता हूं। प्रोसेस का नाम है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या है? यदि कोई प्रक्रम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ या जब कोई प्रक्रम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इधर देखिए, चक्रीय प्रक्रम के दौरान क्या होता है, थोड़ा सा और दिखा, थोड़ा सा और समझा। मान लो ये पॉइंट ए से सी तक ऐसे ये पथ अपना है, इसके बाद फिर ऐसे आ जाए तो देखो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था में आ गया। ऐसे जाए ऐसे आए फिर ऐसे आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे जाए फिर ऐसे आए फिर इसमें आए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे जाए फिर इससे चलाए, क्या फर्क पड़ता है? नथिंग। समझे? चक्रीय प्रक्रम के दौरान होता क्या है? पॉइंट ए से चला प्रोसेस, सी तक पहुंचा और सी से पुनः ए पे आ गया, मतलब यही इनिशियल और यही फाइनल है। यही इनिशियल और यही फाइनल है। मैं इसको अभी जोड़ कर दिखाता हूं। ये जो तुमने देखा ना, पूरी भागवत अभी तुमने देखी है, जो किया गया कार्य देखा है अभी।
मैं इसको अभी चक्रीय प्रक्रम मतलब थर्मोडायनामिक्स से जोड़ कर दिखाता हूं। इसे अभी जोड़ कर दिखाता हूं। देखिए व्हाट विल हैपन नाउ। यहां पर इनिशियल इंटरनल एनर्जी विल बी व्हाट, UA and final internal energy will be what, UA and UA. It will be what, then internal energy during the cyclic process will be what, जीरो। मतलब चक्रीय प्रक्रम के दौरान जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। चक्रीय प्रक्रम, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जब किसी प्रक्रम को विभिन्न निकाय से होकर विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। बार बार मैं समझा रहा हूं, पथ कोई भी हो, कोई भी कहीं से भी होके जाए, लेकिन वहीं पर आ जाए। कोई पथ कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, एक पथ यहां से ले आओ, ऐसे ले आओ, और दूसरे को ऐसे ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इसमें? नथिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के दौरान जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, दैट विल बी जीरो, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड अपॉन इन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, not its path. Remember this point. This is the fact. Understand, my dear student? I hope you are understanding very well. Okay, चलिए चलता हूं। Then its value will be what? जीरो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है। इज इक्वल टू, इस प्रोसेस मतलब क्यू आवेश को यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, कितनी ऊर्जा दी गई? नथिंग। ऊर्जा कहां हम प्रोसेस को दे रहे हैं? प्रोसेस के दौरान ऊर्जा कहां दी जा रही है? प्रोसेस के दौरान ऊर्जा नहीं दी जा रही है, समझे? लेकिन कार्य तो करना पड़ रहा है ना, DW कार्य तो करना पड़ रहा है। Then DW will be what? जीरो। आया जीरो? दिस इज द वर्क डन। देखिए यही तो आ रहा है इसमें, यही तो इसमें आ रहा है। मैं यही जब कर रहा हूं, यही तो आ रहा है। इसको देखिए यहां से, ये जो वर्क डन हमने निकाला है, दैट इज व्हाट, जीरो। इसीलिए जीरो आ रहा है। वर्क डन विल बी व्हाट, जीरो। इसको देखिए यहां से, मतलब क्या? मतलब ये कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ये पथ पर निर्भर नहीं करता, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर केवल निर्भर करता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। ओके? मतलब कहने का क्या मतलब, क्या कहने का मतलब कहने का ये है कि इस आवेश को
इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, ये जो वैद्युत क्षेत्र है तुम्हारा, इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी पथ लेके जाते, चाहे ऐसे लेके जाते, चाहे ऐसे लेके जाते, और चाहे ये यहीं से ऐसे ले आते, चाहे यहां से ऐसे ले आते, चाहे और बड़ा ऐसे लेके आते, ऐसे लेके आते, चाहे और इसको ऐसे लेके आते और यहां से ऐसे इतना लेके आते, तो ये वाला पथ, ये वाला पथ, ये वाला पथ और इस पथ, ये इतना जो पथ है, इतना जो पथ है, इसके दौरान जो किया गया कार्य होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा पथ है तो यहां से लेके इस पथ तक ले जाने में, सी तक ले जाने में अधिक कार्य करना पड़ेगा, बावजूद कि सी से ए तक लाया जाए और ये छोटा सा पथ अपनाया जाए उसके रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूं यहां पर काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान किया गया कार्य फाइंड आउट किया, ए से सी तक ले जाने में, मतलब यहां से ऐसे लाएं यहां तक और यहां से ऐसे लाएं यहां तक, पथ कैसे भी हो, कितना भी कोई बड़ा हो, एक पथ कितना भी कोई छोटा हो, ये कितना भी छोटा हो जाए, ये कितना भी बड़ा हो जाए पथ, इस पर बाबा निर्भर नहीं करेगा, नहीं करेगा, समझे। इसीलिए ए से सी तक ले जाने में किया गया कार्य इतना है, सी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य इतना है, दोनों के मान यहाँ पर बराबर हुए हैं, दोनों के मान यहाँ पर इक्वल हैं और दोनों मिलकर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्योंकि हम एक बार इधर जब ले जा रहे थे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जा रहे थे, यहां से जब इधर ले गए तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जा रहे थे, यहां से माइनस से जब प्लस की ओर ले गए तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहे थे, तो किया गया कार्य ये माइनस में निकला था और ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहां से लेके यहां तक किया गया कार्य देखो ये 0 आ रहा है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, यही समझाना चाहते हैं। और इस इक्वेशन W बराबर 0 निकला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, ये पथ पर निर्भर नहीं करता, ये इस पर पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कार्य उतना ही मिलेगा अथवा उतना ही करना पड़ेगा, चाहे इसके द्वारा कार्य करना पड़े और चाहे वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य हो, दोनों के द्वारा चाहे ए से सी तक ले जाएं, कोई भी बड़ा पथ बनाए, कहीं से होते हुए चले जाएं, सी से होते हुए कितना भी छोटा पथ बना ले अथवा कितना भी बड़ा पथ बना ले, चाहे उससे भी बड़ा पथ बना ले, दोनों के द्वारा कार्य उतना ही करना पड़ेगा। बस यही समझाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज आपको समझ में आ चुका होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। फिर भी यदि समझ में ना आया हो अभी भी, आप मुझे कमेंट करें और मैं इसे फिर से समझा दूंगा, आपकी बार ग्राफिकली विधि से समझा दूंगा, और वो कभी भी जीवन पर्यंत तुम्हें नहीं भूलेगा, जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा। उम्मीद करता हूं यहां पर भी नहीं भूलेगा, लेकिन ग्राफिकली विधि से समझा दूंगा तो उसमें भी आपको जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें यदि आपको समझ में आती हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ बाय अजीत सिंह को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज शेयर करें वीडियो को, अच्छे लगते हैं यदि आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।